नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से ये वीडियो का दूसरा संस्करण है। इसमें हम यहाँ के दो ऐसे अनमोल रत्नों से बात करेंगे जो क्रांतिकारी तो हैं ही, साथ में समाज में इस तरीके का काम करते हैं कि अगर समाज उस काम को तहजीब दे, उस काम को समझे, तो यकीनन ये समाज बदल जाए। युवा समाज में बहुत सपने लेकर आते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये समाज ऐसा है कि उस सपनों को समझता नहीं है और उन्हीं लोगों के वजह से ये युवा अपने सपनों को मारकर किसी और राह को पकड़ लेते हैं। लेकिन मैं ऐसे दो लोगों के साथ बैठा हूँ जो अपने सपनों को साकार करने के लिए और इस समाज को बदलने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सारे FIRs भी इनके ऊपर हो चुके हैं। लोगों ने परेशान किया, लोगों का तो छोड़िए साहब, यहाँ के सांसद से लेकर विधायक तक और प्रशासन तक ने परेशान किया है। बावजूद इसके ये लोग खड़े हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो दीनबंधु क्रांतिकारी का है। वीडियो में मेरे बाएं साइड में बैठे हैं, वैसे मेरे दाएं साइड में हैं। और दूसरे जो नाम है वो लोकेश पुष्कर का है, जो मेरे दाएं साइड में है। वीडियो के माध्यम से आपको लगेगा। ये पत्रकार हैं। MP साहब के साथ इनका अच्छा खासा झगड़ा रहा है, जिसको कई बड़े चैनलों ने, BBC तक ने रिपोर्ट किया है। उस पर सांसद साहब इतने नाराज़ हो गए कि सांसद साहब ने FIR तो करवाया ही, साथ में कुर्की जब्ती की भी बातें कर दी। खैर, इस पे मैं बाद में आऊँगा। पहले इन दोनों लोगों का एक छोटा सा परिचय हो जाए और इसके बाद हम कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहले आप 20-20 सेकंड में अपने बारे में बताइए फटाफट, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरा नाम दीनबंधु क्रांतिकारी और मैं इसी ज़िले का निवासी हूं और एक छोटा सा प्रखंड है यहाँ पे, औराई प्रखंड का मैं निवासी हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से हुई और लगातार मैं 5-6 वर्षों से समाज में और समाज की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उस समस्याओं में समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ और इसी के लिए काम कर रहा हूँ। यही मेरा परिचय है। अगली आवाज़ लोकेश पुष्कर जी की होगी। पत्रकार हैं और अच्छा जानकारी देंगे। जी, मेरा नाम लोकेश पुष्कर है, स्थानीय पत्रकार हूं और विगत 2013 से मैं यहाँ की जो मूलतः जो समस्याएं हैं उन मूलतः समस्याओं को लोगों के बीच में लाने की कोशिश करता हूं और इसके साथ साथ मैं यहाँ के जनता को बार बार उनकी जो संवैधानिक हक है उन तमाम चीज़ों को उन तक पहुंचाने या उनको बताने की कोशिश करता रहा हूं। इस कड़ी में कई मुद्दे आए हैं जिस पर बड़े स्तर पर भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ी है। कई बार मुझ पर भी कई प्रकार, जैसे अभी आपने बताया भी, FIR भी हुआ। तो तमाम चीज़ें हैं और आगे बातचीत में और भी कई जानकारी आएगी। तो परिचय बड़ा छोटा सा दिया गया, लेकिन परिचय जब बातें होंगी तो आपको पूरा पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं इस वीडियो में शुरुआत इस चीज़ से करूंगा कि मुजफ्फरपुर के इतिहास के बारे में पहले पता चले कि ये ज़िला क्या है, इसका पुराना इतिहास क्या है और आज किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मैं भी यहाँ के लिए नया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं भी जानूँ मुजफ्फरपुर को, और आप दर्शक जो ये वीडियो देखें वो भी मुजफ्फरपुर को जानें कि आखिर मुजफ्फरपुर क्यों है। सबसे पहले तो आपका मुजफ्फरपुर में स्वागत है और जितने भी दर्शक देखेंगे मुझे और हम सभी को, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह मुजफ्फरपुर की धरती क्रांतिकारियों की भूमि रही है, शिक्षाविदों की भूमि रही है और साथ ही साथ बड़े बड़े कवियों का कर्म भूमि और जन्मभूमि रहा है। ये बैकुंठ शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे क्रांतिकारियों की भूमि रही है। और मुजफ्फरपुर जो है शुरू से ही शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। शुरू से ही शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। साथ ही साथ आज के समय में मुजफ्फरपुर को लीची के नाम से भी जाना जा रहा है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी का ये कर्म भूमि है, दिनकर का ये कर्म भूमि है, आचार्य कृपलानी जी का ये कर्म भूमि है। और महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण जब बिहार आए थे तो रात्रि विश्राम उनका इसी मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज के प्रांगण में हुआ था
और चंपारण सत्याग्रह का सारा रूपरेखा जो आंदोलन का जो पूरा रणनीति है वो इसी मुजफ्फरपुर की धरती पे तैयार हुआ था। तो ये वह क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर की धरती है। और साथ ही साथ साहित्य जगत में राम वृक्ष बेनीपुरी जी का नाम कौन नहीं जानता है, जिन्हें राम कलम के जादूगर के नाम से जाना जाता है। दिनकर जो कि यहाँ पे प्रोफेसर भी रहे हैं हमारे एलएस कॉलेज में, राजेंद्र प्रसाद भी हमारे एलएस कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही बताना चाहता हूँ कि यह मुजफ्फरपुर की धरती अनमोल धरती है, जो क्रांतिकारियों की भूमि के साथ साथ साहित्यकारों की भूमि रही है। और अभी पूरे विश्व में लीची के नाम से और लीची की मधुरता के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। ये हमारा परिचय है। इतिहास दीनबंधु जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। वर्तमान में लोकेश जी से जानूंगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक शब्द ये बोलूँगा कि स्मार्ट सिटी। देखिए, स्मार्ट सिटी तो अभी तक तो जुमला ही है, मगर अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भी मुजफ्फरपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने लायक हैं। जैसे मुजफ्फरपुर में लीची की मिठास तो है, इसके साथ साथ हमारे मुजफ्फरपुर का ही लड़का है सुधीर गौतम, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। और मुजफ्फरपुर आज के समय में यहाँ की लहटी काफ़ी फेमस है। जो वो क्या करते हैं सुधीर जी, उनके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल। सुधीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट फ़ैन के तौर पर जाने जाते हैं। सचिन के पहले बहुत बड़े फ़ैन के तौर पर वो उभरे, मगर आज उनकी पहचान इस तरीके से है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है, अगर वो भारत खेल रहा है तो बिना उनके झंडे के और बिना उनके शंखनाद का वो मैच शुरू नहीं होता है। और उनके विषय में बता दूं कि वो लंबी दूरी जो है महज साइकिल से ही क्रॉस करके अंतर्राष्ट्रीय जगह पे, मतलब विदेशों में भी वो साइकिल से काफ़ी बार गए हैं मैच देखने के लिए। तो यह जुनून मुजफ्फरपुर का जुनून है, यह सिर्फ और सिर्फ सुधीर नहीं, यहाँ मुजफ्फरपुर का जुनून है। फिर अगर बातचीत करें तो मुजफ्फरपुर लंगट सिंह को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि लंगट सिंह वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का स्तर यहाँ बेहतर हो, यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसलिए कई एक एकड़ ज़मीन उन्होंने दान कर दी कि कॉलेज का निर्माण हो और यहाँ लोग पढ़ें। फिर अगर बात करते हैं अगर मुजफ्फरपुर के, तो मुजफ्फरपुर में ऐसे यहाँ की लहटी काफ़ी फेमस है। यहाँ से लहटी कई एक बड़े हस्तियों के घर पर, अभी ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी तो लहटी यहीं से गई थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं मुजफ्फरपुर का। ऐश्वर्या राय की जो शादी हुई थी तो वहाँ जो लहटी गई थी वो मुजफ्फरपुर से ही गई थी। मतलब क्या? लहटी जो चूड़ी लहटी लोग पहनते हैं। हाँ। तो मुजफ्फरपुर में बिल्कुल, मुजफ्फरपुर का अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में प्रतिभा की कमी नहीं है। मुजफ्फरपुर से कई एक ऐसे बड़ी हस्ती हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आपने स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी अभी तक तो महज जुमला है, क्योंकि स्मार्ट थिंकिंग ही नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर ब्रिज है तो ब्रिज भी बेतुका ब्रिज है, ब्रिज होने के बावजूद भी जाम लगता है। नालों की बात करें तो नाला है, उसके बावजूद भी नाला का पानी सड़क पर आता है। जगह जगह पर अभी ऐसा है, अभी चूँकि लॉकडाउन है अभी, फिर भी अगर आप बाज़ार जाते हैं तो स्टेशन से ठीक पहले आपको एक ऐसा जगह मिलेगा जहाँ सड़क पर ही पूरा कूड़ा डंप किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ अभी स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है, स्मार्ट थिंकिंग डेवलप करने की अभी ज़रूरत है यहाँ पर। तो यही सब भी तमाम चीज़ें हैं जो कि मुजफ्फरपुर का इंट्रोडक्शन वर्तमान में हो सकता है, यही है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब सीधे हम चलेंगे एजुकेशन के ऊपर। मैं ऑफ कैमरा जब दीनबंधु जी से बात कर रहा था तो ये औरैया विधानसभा से आते हैं, औराई, और इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे ऐसे 40 स्कूल मिल जाएंगे जिनका अभी तक छत भी नहीं हुआ है। तो बताइए वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो स्कूलों में सरकार इतना बोल रही है कि स्कूलों में पैसे जा रहे हैं, स्कूल बनाए जा रहे हैं, सभी स्कूलों में पंखे वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था है, क्या महज ये लोगों को गुमराह करने की बात है मीडिया के ज़रिए या फिर किसी भी तरीके से, या कुछ सच्चाई है? मैं चाहता हूं कि एजुकेशन पे आप बेहतर जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले तो जब मुजफ्फरपुर का मैं परिचय दे रहा था तो मैंने आपको बताया कि ये शिक्षाविदों की भूमि रही है। शिक्षाविदों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे वो नीतीश्वर बाबू हों, चाहे वो अभी लंगट बाबू जी का नाम जिनके बारे में चर्चा कर रहे थे। लंगट बाबू बहुत बड़े ज़मींदार थे, और आपको एक लाइन उनके बारे में बता देना चाहते हैं कि वो मात्र 6ठी या 8वीं तक पढ़े थे, और उसके बाद उनके अंदर इतनी लालसा थी कि नहीं एक बार वो बनारस में गए थे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब जिस वक्त गठन किया जा रहा था उसमें उनका भी योगदान था, उसमें उन्होंने फंड दिया था मदन मोहन मालवीय जी को। तो वहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि साहब मैं भी अपने
गृह क्षेत्र में, तब मुजफ्फरपुर और वैशाली एक ही जिला था, मैं भी अपने गृह क्षेत्र में ऐसा ही विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ। आप लोग मेरी सहयोग करें, लेकिन उनका किसी ने सहयोग नहीं किया, लेकिन छोटे स्तर पे ही। लेकिन LS कॉलेज आज के डेट में बिहार का टॉप विद्यालय में आता है। चाहे वो राम दयालु बाबू की बात हो, जो बिहार के विधानसभा, जो आज़ादी से पहले जब विधानसभा का गठन हुआ उसके प्रथम स्पीकर थे, या और भी महेश बाबू हो गए, या फिर राम दयालु बाबू हैं, या जितने भी शिक्षाविद हुए हैं, तो इन लोगों ने मुजफ्फरपुर को शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बन चुकी है, अभी शिक्षा का स्तर की बात करेंगे, मैं अपने सिर्फ और सिर्फ औराई की बात अगर करूं तो औराई में 24 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जिसके ऊपर छत ही नहीं है और साहब नीचे भूमि भी नहीं है। मतलब वो कागजों पे चल रहा है। अब आप सोचिए कि जिस विद्यालय में 450 बच्चे नामांकित हों और उस विद्यालय में एक भी छत नहीं हो, कमरा नहीं हो पढ़ने के लिए, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे समाज का समुचित विकास हो पाएगा और कैसे हम समतामूलक समाज की स्थापना कर पाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये आवाज़ दीनबंधु ही क्यों उठाएगा? ये जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है। लेकिन आपको यह बताते हुए मुझे यह दुख हो रहा है कि मैं 1.5 वर्षों से चप्पल घिस रहा हूं यहाँ के जिला प्रशासन के, यहाँ के सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन आज तक एक भी विद्यालय का कल्याण नहीं हुआ है। अंत में भीख मांगकर, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है छत डलवाने का, 4 विद्यालय के ऊपर करकट डलवाने का काम किया है साहब, तब जाकर के वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये मैं सिर्फ औराई की बात कर रहा हूँ, अगर कटरा को जोड़ दिया जाए तो 40, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर मुजफ्फरपुर को ले लिया जाए तो 100, और बिहार को ले लिया जाए तो कम से कम 3 से 4 हज़ार ऐसे विद्यालय होंगे जिसके ऊपर छत नहीं होगा। कौन है इसका जिम्मेवार? और ऐसे में आप कर सकते हैं ऐसा कल्पना? और ये तो मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे, आप चले जाइए औराई छोड़िए, बिहार के किसी भी विद्यालय में आप चले जाइए, किताब का पैसा मिलता है लेकिन किताब आपको नहीं मिलेगा, भोजन कराया जाता है लेकिन शिक्षा आपको नहीं मिलेगा। आप बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाइए, कहीं पे 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता है साहब। ये मुजफ्फरपुर की धरती है, यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी है जहाँ 6 वर्षों में ग्रेजुएशन कराया जाता है। ऐसे ऐसे विभाग हैं जिस विभाग में 300 बच्चे नामांकित है और उस विभाग का एक भी शिक्षक नहीं है। यहाँ एक बंगाली भाषा का विभाग पढ़ाया जाता है, उसमें 300 छात्र हैं। मैं 1 साल पहले का डेटा दे रहा हूँ आपको, उसमें एक भी प्रोफेसर नहीं है। यानी कि 52% शिक्षकों की कमी है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, और 6 वर्षों में ग्रेजुएशन कराया जाता है। कैसे आप पढ़ पाएंगे? और जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारे समाज को चला रहे हैं, जो इस देश को चलाते हैं, सांसद और विधायक, उनके बच्चे उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। उस विद्यालय में दलित, पिछड़ा और मुसलमान और जो गरीब हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर यह मजबूर किया जाए उन्हें कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके बच्चे और प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़े, तो आज का आज व्यवस्था ठीक हो जाएगा। कैसे दर्द उनको होगा कि भाई सरकारी विद्यालय, उनका बच्चा तो हायर एजुकेशन पढ़ता है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा का स्तर ये है, आपके पास जितना अच्छा पैसा उतना अच्छा आपको शिक्षा मिलेगा। आप गरीब हैं तो आपको शिक्षा अच्छा नहीं मिल सकता है। मतलब शिक्षा जो मुफ्त है वो सिर्फ और सिर्फ नाम का मुफ्त है। आप एक निजी विद्यालय में चले जाइए, एक शिक्षक को 5 से 10 हज़ार रुपया मिलता है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन यही चीज़ सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं हो पाता है? जहाँ पे नियोजितों को 25 से 26 हज़ार मिल रहा है। तो मैं इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों का नहीं दूंगा साहब। आप एक शिक्षक को पढ़ाई के लिए रखे हैं, ना कि भैंसी, बकरी या गाय गिनवाने के लिए और तार का पेड़ और तारी का दुकान बंद करवाने के लिए रखे हैं। ये ऐसा कैसे हो रहा है? जरा मुझे ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक शिक्षक जो हैं, बिहार सरकार उनसे जनगणना करवाती है। बिहार सरकार उनसे बाथरूम का सर्वेक्षण जो लैट्रिन बनता है गांव में उसका सर्वेक्षण करवाती है। बिहार सरकार उनसे जानवरों का सर्वेक्षण करवाती है। बिहार सरकार जैसे अगर कोई योजना लागू करती है कि अब आप जो है शौच से जो है से लोगों को रोकना है, तो शिक्षकों को भेज दिया जाता है। तो आप बताइए वो शिक्षक भैंसी, बकरी या तार का पेड़, खजूर का पेड़, तारी का दुकान गिनेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? हर जगह पर शिक्षा का जो स्तर है उसमें आधुनिकता लाया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर एजुकेशन है, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई है,
जैसे वीडियो के माध्यम से पढ़ाई है, तो दुनिया तो बढ़ रहा है, लेकिन बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी वही है जो 40 साल पहले था। तो क्या आपको लगता है कि 40 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, आज कंप्यूटर है? 40 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आप जो अभी का जो आज से पिछले 40 वर्ष पहले जो शिक्षा का पैटर्न था, उससे हम आज का शिक्षा का मतलब आज का जो दौर है उसमें हम फाइट कर पाएंगे दुनिया से? लेकिन ये कहिए कि हमारे बिहारियों का एक लगन, परिश्रम और एक जिद है कि पूरे दुनिया में अपने मेहनत का परचम लहरावा लेता है और समस्याओं में भी समाधान ढूंढ लेता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार का प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल स्कूल एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन कंप्लीटली फ्लॉप है। और जो बिहार पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, आज हम कहीं नहीं हैं। और उसका नतीजा आपने लॉकडाउन में देख लिया है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं किसी राज्य के नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए अगर कोहराम मचा है तो सिर्फ बिहार है साहब। हम पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं, कमाने के लिए भी बाहर जाते हैं, खाने के लिए भी बाहर जाते हैं, इलाज के लिए भी बाहर जाते हैं। यही तो हमारा दुर्भाग्य बना के रख दिया गया है। यही बिहार है हमारा साहब। इसको बदलना पड़ेगा और इसको ये जो अभी दलों का जो दलदल है उससे निकल करके हम युवाओं को जो समाज में समानता चाहते हैं, जातिवाद से ऊपर उठना चाहते हैं, बिहार को बार बार जातियों के केंद्र में जो है ला दिया जाता है, इससे इसको बाहर निकालना होगा। और ये हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि इससे बाहर निकालें, तभी जाकर के हमारे समाज का विकास संभव है। और जब तक हम बिहार में अगर इक्वल एजुकेशन जब तक लागू नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये संभव हो पाएगा। यही है यहाँ के शिक्षा का व्यवस्था। शिक्षा का सबसे बुरा दौर जो है वो आज बिहार में गुजर रहा है। और मैंने जितने भी बिहारियों को देखा है जो भी बाहर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चाहे और जगह, और ऐसा कई बार हम लोग के सामने घटित हुआ है कि जब भी उन्हें उनके बिहारी होने पे शर्मिंदा होना पड़ता है तो वो सीधे तौर पे बिहार के इतिहास को आज के वर्तमान में लाकर उसे अपना हथियार बनाकर सामने वाले व्यक्ति पर हमला कर देते हैं कि हमारे बिहार ने शून्य दिया, हमारे बिहार ने नालंदा दिया, हमारे बिहार में न जाने क्या क्या दिया। लेकिन एक सीधा सवाल है आप सभी जनता से, आप सभी दर्शकों से, आप सभी बिहार और देश के नागरिकों से कि क्या हमारे पुराने इतिहास आज के हमारे वर्तमान को सही ढंग से चला सकते हैं? क्या हमारे वर्तमान को सही ढंग से बेहतर करने के लिए ला सकते हैं? ये हमेशा मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। आखिर क्या कारण है कि लोग बिहार में अब पढ़ाई, जो अच्छे, जो जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा है, वो क्या कारण है कि बिहार में पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं? उसका कारण ये है कि आप पिछले 5 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए। जब भी रिजल्ट निकलता है तो उसके जो बिहार टॉपर पे सवाल उठ जाता है। सोचिए, जब भी रिजल्ट निकलता है 10th का, 10वीं का हो या 12वीं का हो, तो उसके बिहार के टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 पे सवाल उठ जाता है। और जब मीडिया उससे सवाल करती है तो उसको कुछ नहीं आता है। वो गाना बोलता है हम तो गाना लिख के आए, हम फर्स्ट कर गए। तो आपको लगता है कि अभी 80% रिजल्ट पास कर दिया गया है, मुझे तो उसमें भी सस्पिशन लग रहा है। तो कौन यहाँ बिहार में पढ़ना चाहेगा? कौन चाहेगा कि 6 वर्ष में हम ग्रेजुएशन करें? 6 वर्ष में 3 साल का कोर्स है, 6 वर्ष में आप कीजिएगा, फिर जॉब कब कीजिएगा? कब आप एक अच्छी पढ़ाई की तैयारी कर पाइएगा? कब आप IAS IPS की तैयारी कर पाइएगा? जब आप 6 वर्ष में ग्रेजुएशन ही कीजिएगा, 3 वर्ष में आप PG कीजिएगा। PhD तो मालूम चला कि बुढ़ा गए, दाढ़ी मोछ पक गया, तब भी PhD हो पाया कि नहीं पाया, हो पाया, ये भी गड़बड़ी है। दुनिया यह जान रही है कि बिहार में डिग्री बिकता है। कौन पढ़ना चाहेगा यहाँ? कोई भी, आप जितना भी, आप 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप लोगों ने देखा है कि जब कोई टॉप होता है तो उस पर रूबी राय का देख लीजिए या कोई भी देख लीजिए, सवाल उठ जाता है, कौन पढ़ना चाहेगा? लेकिन अगर यहाँ डेवलप नहीं किया जाए, ये तो उनकी बात हो गई ना, जो जिनका आर्थिक स्थिति सही है वो जाकर के कोटा में अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। यहाँ बार बार बोला जाता है कि हम दलितों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कर रहे हैं। लेकिन कोई बताए ना कि कोई गरीब मुसहर का बच्चा अगर आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हो
तो कौन सी व्यवस्था बिहार में डेवलप है कोई व्यवस्था डेवलप? वो 10वीं की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकता है, और 10वीं की पढ़ाई अगर कर भी लेता है तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उसका लाइव टेस्ट ले लीजिए, नहीं उतना विकसित हो पाया है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में उस स्तर की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हुआ है ना 15 साल पहले लालू प्रसाद यादव भी पिछड़ों की आवाज़, दलितों की आवाज़ बने, मुख्यमंत्री जी भी दलितों पिछड़ों की आवाज़ है, प्रधानमंत्री जी भी दलितों और पिछड़ों की आवाज़ हैं। तो बताएं ना कि एक मुसहर का बच्चा अगर इंजीनियरिंग करना चाहता है तो आपके पास कौन सी व्यवस्था है तो बताएं, नहीं तो काम करे ज़मीन पर। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, ढकोसला, घोषणा से नहीं होगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। ये बगल में बिहार यूनिवर्सिटी है, उसमें एक हॉस्पिटल है। मैं जब समाचार पत्र में लेख पढ़ा कि 1 वर्ष पे उसका खर्च 8 लाख रुपया होता है और मालूम चला कि उसमें एक भी चिकित्सक नहीं है। अब आप सोचिए साहब कि वो 8 लाख रुपया जा कहाँ रहा है? क्या उन सरकारी विद्यालयों के नाम पे फंड नहीं आ रहा है जिनके ऊपर छत नहीं? फंड आ रहा है, लेकिन उसका कोई खोज खबर करने वाला नहीं है, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। एक बार भी किसी ने आवाज़ उस पर नहीं उठाया है, और मैंने मजबूरन उन 4 विद्यालयों के ऊपर करकट डलवाया, चूँकि मेरा औकात नहीं है कि मैं छत डलवा सकता हूँ। लेकिन मैंने एक प्रण लिया है कि मैं पूरे बिहार की तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने औराई के 24 विद्यालय और कटरा के 40 विद्यालय में कम से कम आधे विद्यालय पे करकट जरूर डलवाऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे भीख क्यों नहीं मांगना पड़े। यही यहाँ का स्थिति है। एजुकेशन पे हमारी बात हुई, आपने देख लिया कि बिहार के एजुकेशन की स्थिति क्या है। दीनबंधु बता रहे थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक एक पहलुओं को अपने तरीके से उसे समझा दिया है, बुझा दिया है कि आखिर किन परिस्थितियों से बिहार का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है।